नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव चल रहे हैं, वोटिंग हो रही है और आज ही गार्जियन में, इंटरनेशनल अखबार है गार्जियन में, खबर यह छपी है कि बंगाल में इतने वोट काट दिए गए जितना कई यूरोप के नेशंस की जनसंख्या है। लाखों वोट काट दिए गए प्योरिफिकेशन ऑफ वोटर लिस्ट के नाम पर, वोटर लिस्ट को सुधारने के नाम पर, एसआईआर के नाम पर लाखों जो वोट कटे हैं। अब उसकी चर्चा इंटरनेशनल मीडिया में भी हो रही है और विश्व गुरु का डंका जो इंटरनेशनली बजता है वो अब यह भी बता रहा है कि यहां पर वोट काटे जा रहे हैं और ये वोट क्यों काटे जा रहे हैं यह बताने की जरूरत नहीं है। तमाम लोगों ने इस पर बहुत डिटेल में बात की है और आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर यह आरोप लगे हैं कि जानबूझकर ऐसे वोटों को काटा गया है जो विपक्ष के खाते में जाने वाले थे। इसके अलावा भी पश्चिम बंगाल में खास तौर पर जिस तरह से बीएसएफ, सीआईएसएफ सारे लोगों को लगा दिया गया है, हुजूम दिखाई दे रहा है। बिल्कुल वहां पर एक तस्वीर आई मीटिंग की जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ वगैरह के टॉप जो ऑफिसर्स हैं वो बैठे हैं और ऐसे मीटिंग चल रही है जैसे किसी जंग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज भी जो कुछ वहां पर हुआ है, पहले फेज की जो वोटिंग हो रही है उसमें तमाम तरह की शिकायतें आई हैं। कहीं से शिकायत आ रही है कि मशीन खराब हो गई है। हुमायूं कबीर, जिनका वीडियो वायरल हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी से उनको पैसा मिला है, जो अपने इलाके में वहां पर बाबरी मस्जिद बनवाने वाले हैं, वो धरने पर बैठ गए हैं। कहीं कुछ हो रहा है। एक वीडियो आया है जिसमें शुवेंदु अधिकारी के ऊपर हमला हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी के वहां बड़े नेता हैं और भाग रहे हैं। हालत यह हुई कि मछली ले लेकर चुनाव प्रचार हुआ है। जो कुछ कर सकती है भारतीय जनता पार्टी वो सब किया है उसने बंगाल में, और अगर उसके बाद भी चुनाव हार जाती है तो समझिए कि बहुत बड़ी बेइज्जती होने वाली है। लेकिन इंटरनेशनल बेइज्जती असल में कोई कर रहा है लगातार, तो वो ट्रंप कर रहा है। वही ट्रंप जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। वही ट्रंप जिसके लिए अब की बार वाला नारा लगा था। वही ट्रंप जब भारत आया था तो बिल्कुल पलक पावड़े बिछा दिए गए थे उसके लिए। वही ट्रंप जिसके लिए पूजा पाठ हो रहा था, आरती हो रही थी कि किसी तरह से वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद उसने भारत के साथ जो व्यवहार किया है वो बेहद शर्मनाक है, और उसके जवाब में जिस तरह से हमारी सरकार लगातार चुप्पी बनाकर रही है वो भी बेहद शर्मनाक है। अभी हाल में जो बयान आया है उस पर तो बात करूंगा ही, लेकिन अमेरिका के कई एक्सपर्ट्स के ऐसे वीडियोज और बयान आए हैं जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए ट्रंप ने भारत को छोड़ दिया, आसिम मुनीर को अपने इतने करीब ले लिया कि भारत पीछे रह गया। जो ये कहते हैं कि इसके पहले के 4 राष्ट्रपतियों ने भारत के साथ बहुत अच्छे रिश्ते बनाए, जिसमें आप याद कर सकते हैं 10 साल मनमोहन सिंह का शासन था। वो अमेरिका गए थे और ओबामा ने कहा था कि जब बोलते हैं मनमोहन सिंह तो सारी दुनिया सुनती है। वो माय डियर फ्रेंड कह के रोज लिखते नहीं थे, वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करते थे। वो ये नहीं कहते थे कि ओबामा से मेरा तू तड़ाम का रिश्ता है। लेकिन अमेरिका से हमारे रिश्ते सुधरे थे और साथ में रशिया के साथ भी हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे थे, और चाइना के साथ भी दुश्मनाना रिश्ते नहीं बने थे। पाकिस्तान को अगर आप कहें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक तरफ कर दिया गया था और सच में भारत की डिप्लोमेसी का डंका बज रहा था, तो वो टाइम था। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप ने आने के बाद भारत की जगह पर पाकिस्तान को चुन लिया। आसिम मुनीर जाते हैं तो उनका लंच होता है राष्ट्रपति भवन में। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि किसी आर्मी ऑफिसर का, किसी दूसरे देश के आर्मी ऑफिसर का जो लंच हो रहा है वो व्हाइट हाउस में हो रहा है। आमतौर पे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ ऐसा होता है, आर्मी के लीडर्स के साथ नहीं होता है। ईरान का मसला चल रहा है तो वहां पर भी आसिम मुनीर सबसे ज्यादा एक्टिव है। यह अलग बात है कि अब अमेरिका में उनके मुखालिफत भी होने लगी है, ईरान में भी मुखालिफत होने लगी है, लेकिन वो एकदम अलग बात है। जब पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता कराने के लिए, सुलह कराने के लिए मेडिएशन कर रहा था, तो हमारे विदेश मंत्री ने कह दिया कि हम दलाल नहीं हैं, यानी पाकिस्तान को दलाल कहा। तब भी हमने कहा था कि यह बहुत खराब बात है, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेडिएशन कराना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में एक जिम्मेदारी भरा काम होता है। और अगर पाकिस्तान ये काम करा रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सोचना यह चाहिए कि आपको ये रोल क्यों नहीं मिला। आप अगर इजराइल पहले ही नहीं चले गए होते और हम इजराइल के
साथ हैं ऐसा नहीं कहा होता, जिसकी वजह से फ्रेंचेस्का लेबनीज जो यूएन के रिपोर्टर हैं उन्होंने कहा था कि भारत ने इंटरनेशनल रूल्स का उल्लंघन किया है। अगर वो काम आपने नहीं किया होता तो शायद ये रोल आप निभा रहे होते। हालांकि अब भी बातें हो रही हैं। राजनाथ सिंह का एक बयान आया था और राजनाथ सिंह ने यह कहा था कि ऐसा समय भी आ सकता है भारत अपनी भूमिका निभाए और इसमें सफलता भी हासिल करे। भारत ने कोशिश की है, लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है, जिसका मतलब यह निकाला जा रहा था कि भारत भी कल को मीडिएशन कर सकता है। लेकिन भारत मीडिएशन कब करेगा, कब नहीं करेगा, यह मीडिएशन सफल होगा पाकिस्तान का कि नहीं होगा, यह तो अलग बात है। आज ट्रंप का एक बयान आया है, बयान ट्रूथ सोशल पर आया है, जिसमें उसने एक लंबा खत लिखा है। वो लंबा खत दरअसल लिखा गया है, अमेरिका में इस बात को लेकर बहस चल रही है और कानूनी टकराव चल रहा है कि अब तक जो नियम था कि जो बच्चा अमेरिका में पैदा होगा वो बाय बर्थ अमेरिका का नागरिक हो जाएगा, उस नियम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप और उसी के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। उसी के मद्देनजर एक खत लिखा है ट्रंप ने, और इस खत में बाकी सब तो जो उन्होंने लिखा है वो लिखा ही है। हिंदुस्तान और चाइना के लिए उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है उसका मानी होता है नरक। धरती के नरकों से, हेल होल्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी ऐसी जगह है जो धरती पर नरक हैं, और उसमें नाम लिया है हिंदुस्तान का और चाइना का। हिंदुस्तान को सीधे सीधे नरक कहा है, धरती का नरक कहा है। अमेरिका के सबसे बदतमीज, बेहया और जो भी लफ्ज आप इस्तेमाल करना चाहें वैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप जिसने मिडिल ईस्ट में जंग छेड़ी और हारा, डोनाल्ड ट्रंप जिसको ईरान एक पैसे का भाव नहीं दे रहा, डोनाल्ड ट्रंप जिसके लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। नेवी के सेक्रेटरी ने नौकरी छोड़ दी, उसके पहले जो कैंट ने जो उनका बहुत करीबी था उसने नौकरी छोड़ दी। टकर कार्लसन जो उनका बहुत करीबी था वो उनके खिलाफ लगातार लिख रहा है। एलन मस्क जो लगातार पॉलिटिकल मसलों पे बोल रहा था, ईरान से जब से जंग शुरू हुई है लगभग खामोश है, एक भी उसका इस तरह का बयान नहीं आया। यानी खुद जो अकेला पड़ता जा रहा है, जिसकी अप्रूवल रेटिंग घटते घटते 30% तक पहुंच गई है। हो सकता है मिड टर्म इलेक्शन में वो हारे और हार के सत्ता से बाहर होना पड़े, उसको फाइनली इंपीच हो जाए। वो डोनाल्ड ट्रंप भारत को नरक कह रहा है, जिसने अमेरिका को नरक बना दिया है, जिसके राज में अमेरिका में महंगाई लगातार बढ़ रही है, होमलेस लोगों का नंबर बढ़ रहा है, जो कहता है हम लोगों को दवा वगैरह नहीं दिला सकते, मेडिकल केयर नहीं दिला सकते क्योंकि जंग के लिए हमको पैसा खर्च करना है। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप जिसका नाम एप्स्टीन फाइल में है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप जिसके ऊपर दुनिया के सारे घटिया आरोप लगे हुए हैं, वो हमारे हिंदुस्तान को हेल होल कह रहा है। और शर्म की बात यह है कि हमारी सरकार खामोश बैठी है। होना यह चाहिए कि पलट के जबरदस्त तरीके से उसके ऊपर वैसे ही हमला किया जाए जैसे ईरान करता है, लेकिन आप लगातार डरते चले गए। उसने कहा रशिया से तेल खरीदना बंद कर दो, आपने बंद कर दिया। उसने कहा ईरान से तेल खरीदना बंद कर दो, आपने बंद कर दिया। उसने कहा चाबहार से बाहर निकल जाओ, 10,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करने के बावजूद आप चाबहार से बाहर निकल आए। अपनी पूरी पॉलिटिक्स को, अपनी पूरी डिप्लोमेसी को अमेरिका के अंडर ला दिया आपने, और उसके बावजूद वो लगातार आपकी बेइज्जती किए जा रहा है। कभी ऑपरेशन सिंदूर पे कुछ बोलता है कि मैंने करा दी, मैंने फोन किया, टैरिफ की धमकी दी। कभी 50% टैरिफ की बात करता है, कभी 100% टैरिफ की बात करता है, कभी कुछ करता है, और अब उसने हेल होल कहा है। और उसके बाद भी अगर नरेंद्र मोदी चुप हैं तो यह सवाल उठता है कि आखिर वो कैसे ब्लैकमेल कर पा रहा है, आखिर वो कैसे इतना दबाव बना पा रहा है हिंदुस्तान जैसे खुद मुख्तार मुल्क पे। हम न केवल एक बड़ा देश हैं, बल्कि हम ताकतवर देश हैं और हम डेमोक्रेसी हैं। अमेरिका से बहुत पुरानी सभ्यता है, जैसे ईरान 4-5-6 हजार साल पुरानी सभ्यता है, वैसे ही हम भी 4-5-6 हजार साल पुरानी तहजीब है। अमेरिका में जा जाके यहां वहां से, यूरोप से, लैटिन अमेरिका से और जाने कहां कहां से जाकर लोग बसे थे, और वहां के जो मूल निवासी थे रेड इंडियंस, उनको बाहर कर दिया था। हिंदुस्तान हजारों सालों से यहां पर लगातार बसा हुआ है, हमने किसी को यहां से निकाला नहीं। जो आए उनका स्वागत किया, उनके साथ मिले जुले, और हम एक शानदार कल्चर के रूप में डेवलप हुए। जब इंग्लैंड का कब्जा था हमारे ऊपर, हमने लड़ाई लड़ी, आजादी की लड़ाई लड़ी, दुनिया को अहिंसा से लड़ना सिखाया, नॉन वायलेंस से लड़ना सिखाया, बिना हथियार चलाए, बिना खून बहाए, बिना जंग किए आजादी की लड़ाई लड़ना हमने दुनिया को सिखाया। मार्टिन लूथर किंग से लेकर जाने किसने किसने गांधी जी से यह सीखा, हम आजाद हुए, खुद मुख्तार मुल्क बने। और नेहरू जी के जमाने से जो गुट निरपेक्षता की, नॉन अलाइनमेंट की, ना रशिया की गोद में ना अमेरिका की गोद में, बल्कि अपने खुद मुख्तारी को सलामत रखते हुए अपने मुल्क के फायदे के लिए काम करने का जो तरीका हमने सीखा और सिखाया, जो शांति की बात, पीस की बात हमने की और सिखाई,
उसने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाया। और आज अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे बारे में ऐसी घटिया बातें कर रहा है। आज इंटरनेशनल अखबार जो हमारी वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काटे गए हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं। आज वीडियोस आते हैं कि अलग अलग मुल्कों में जो हमारे लोग घूमने जाते हैं उनके साथ खराब व्यवहार हो रहा है। आज हमारी सेकुलर जो पॉलिसी है उसके ऊपर सवाल उठते हैं, तो सवाल यह उठता है उसके लिए जिम्मेदार कौन है। आज कंडीशन यह है कि हमारे पास कितना पेट्रोल डीजल आयल है हम नहीं जानते। गैस के लिए लाइन लगी हुई है, दिखाई दे रही है, लोगों को गैस नहीं मिल रही। सूरत से खबर आती है कि हजारों मजदूर वहां से निकल आए, अपने गांव में चले आए। एक वो वीडियो आया था, आपने भी देखा होगा, जिसमें एक जवान मजदूर कहता है, दोस्त अब मैं लौट कर नहीं आऊंगा। कोविड हुआ था, उस समय भी लोगों को जाना पड़ा था क्योंकि मजदूरी नहीं मिल रही थी, रोटी नहीं मिल पा रही थी। आज गैस की कीमतें बढ़ी हैं तो भी वापस जाना पड़ रहा है क्योंकि गैस खरीदने के बाद उनकी दाल रोटी नहीं चलती। दिल्ली में मजदूरों का आंदोलन होता है तो उसको नक्सल से लेकर पाकिस्तान और जाने क्या क्या बता दिया जाता है। यह सवाल कोई पूछता ही नहीं है कि अगर मजदूरों का पेट भरा होता, अगर उनको सही मजदूरी मिल रही होती तो वो सड़क पर किसी के भड़काने पर भी क्यों आते। यह सवाल कोई पूछता ही नहीं है कि जिनके पास लीगल कनेक्शन है चलो वो तो इंतजार करके पा जाएंगे गैस, लेकिन मजदूर जो कभी यहां रहते हैं कभी वहां रहते हैं, जिनके पास लीगल कनेक्शन नहीं है, जो काले बाजार से खुले बाजार से खरीदते हैं एलपीजी, उनको अगर 4,000 5,000 रुपए का एलपीजी मिलेगा तो 12-14 हजार रुपए की नौकरी करने वाला अपना घर कहां से चला पाएगा। महंगाई आसमान पर है। पेट्रोल डीजल को लेकर भी छोटे शहरों से खबर आई कि दिक्कत शुरू हो गई है। अगर यह जंग लंबी चलती है तो पेट्रोल डीजल का क्या हाल होगा हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि फर्टिलाइजर खाद जो है उसमें कमी लगातार आ रही है। और अब यह खबर आई है कि ज्यादा दाम देकर हम फर्टिलाइजर खरीद रहे हैं। अगर यह जंग चलती रही तो फर्टिलाइजर की भी जबरदस्त कमी हो सकती है, फर्टिलाइजर महंगा हो सकता है, किसानों के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। अभी इलेक्शन का दौर है इसलिए शायद प्राइसेस कंट्रोल है। इलेक्शन का दौर है इसलिए पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बढ़ाई गई। कौन जाने इलेक्शन खत्म होने के बाद जैसे दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी है यहां भी कीमत बढ़ जाए और यह सवाल पूछा जाएगा कि जब दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमत काफी कम थी तब भी हमारे यहां हाई रखी गई थी और अब दुनिया भर में बढ़ रही है तो भी बढ़ाई जा रही है, यानी हर तरह से जनता का नुकसान। और पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने का मतलब है, गैस की कीमत बढ़ने का मतलब है हर चीज का महंगा हो जाना, ट्रांसपोर्ट का महंगा हो जाना, हर चीज का महंगा हो जाना। तो एक बड़ी महंगाई हमारा इंतजार कर रही है। ये क्या मैनेजमेंट है। मैं एक डेटा देख रहा था, सुबह वाले वीडियो में मैंने दिखाया भी था कि चाइना के पास पेट्रोल डीजल का जो स्टोरेज है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। हमारे पास 21 मिलियन बैरल था। उसके बाद दिसंबर का वो डेटा है, उसके बाद पता नहीं कितना आया, कितना खर्च हुआ और इस समय कितना हमारे पास, कितने बैरल आयल है हमारे पास हम नहीं जानते। कितने दिन चल सकता है ये हम नहीं जानते क्योंकि हर तरफ से अलग अलग, सरकार के भीतर से ही अलग अलग बयान आए हैं और सब पर खामोशी है। महिलाओं की बात होती है, डीलिमिटेशन की बात होती है और उसके आड़ में महिला आरक्षण बिल की बात होती है। सवाल सीधा उठता है कि आज जितने सांसद हैं उसमें से 33% महिलाओं के लिए क्यों नहीं आरक्षित कर दिया जाता है। लेकिन यह महिलाओं का सारा जो तमाशा उठाया गया वो तमिलनाडु और बंगाल के चुनाव को ध्यान में रख के उठाया गया। आप सोचिए, बंगाल जहां एक महिला मुख्यमंत्री है उसको हटाने की बात चल रही है और आप कह रहे हैं महिलाओं को आरक्षण देंगे। क्या ममता बनर्जी अगर चुनाव हारती हैं तो बंगाल में किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाएगी भाजपा? कोई नहीं जानता और पूरी उम्मीद है नहीं बनाएगी क्योंकि बंगाल में कोई बड़ी महिला नेत्री है नहीं। बंगाल में एक नाजिया इलाही खान है जो चुनाव तो नहीं लड़ रही हैं लेकिन लेंसकार्ट के दुकानों में जाकर, शोरूम में जाकर जबरदस्ती टीका लगा रही हैं और डायलॉग दे रही हैं और उनके बाद बजरंग दल और किसके किसके कार्यकर्ता ये काम कर रहे हैं और ये बता रहे हैं दुनिया को कि हमारे यहाँ बिजनेस के लिए जो ईज की बात की थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो कहीं नहीं है। इन लोगों को जरा से बुरा लगा तो एक ऐसा बंदा जिसने हिंदुस्तान में बिजनेस शुरू किया, हजारों लोगों को रोजगार दिया और सफलतापूर्वक बिजनेस चला रहा है, उसके खिलाफ भी ये लोग अभियान चला सकते हैं। किसी का बिजनेस ये लोग तबाह कर सकते हैं बिना ये सोचे हुए कि भैया वो बिजनेस चला रहा है, 17,000 18,000 लोगों को रोजगार दिया है, उसको खत्म करके क्या मिलेगा। लेकिन नहीं, हिंदू मुसलमान सबसे पहले। योगी आदित्यनाथ जाते हैं बंगाल में, कह के चले आते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सोचिए आप, 7वीं 8वीं का बच्चा जानता है कि यह बात किसने कही थी।
यह बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कही थी, लेकिन हमारा टीवी मीडिया खामोश रहता है। हमारा टीवी मीडिया झाल मुड़ी पे लगा रहता है कि प्रधानमंत्री ने 10 रुपए की झाल मुड़ी खरीदी। कमाल है, यह हमारे देश की सबसे बड़ी पॉलिसी बन जाती है। बहस चलती है झाल मुड़ी कैसे बनाएं, झाल मुड़ी कैसे खाएं। यार हद होती है। यह सवाल कोई नहीं पूछ पाता कि यूपी के मुख्यमंत्री वहां पर जाकर आलू की बात करते हैं कि आलू के किसानों को अच्छा दाम दिलाएंगे। यूपी में आलू के किसानों को कितना दाम मिलता है जरा ये कोई पता कर ले। इस पर कोई बहस नहीं करता। एक पार्टी को जिताने के लिए मीडिया से लेकर आयोग से लेकर सबके सब लग गए हैं, और जो वहां से आ जाए, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से आ जाए, उसी को बिल्कुल वेद वाक्य मानकर चारों तरफ लगातार फैलाया जाता है, लगातार उसी का प्रचार किया जाता है। कोई सवाल नहीं पूछता है कि ऐसे लाखों लोगों का नाम कैसे कट गया। जब मैं कोई कह रहा हूं तो मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं। नाम कट जाए तो उसको भी सही ठहराएंगे, नाम जुड़ जाए उसको भी सही ठहराएंगे। प्रधानमंत्री कहे सूरज है तो कहेंगे सूरज है, प्रधानमंत्री कहें चांद है तो कहेंगे चांद है। यह हमारा मीडिया हो गया है। और हमारी जो संस्थाएं हैं, जहां कभी टी.एन. शेषन साहब बैठा करते थे, जिनकी ईमानदार चुनाव करने की जो रणनीति थी उसकी दुनिया भर में तारीफ हुई थी, वहां ऐसे लोग बैठे हैं जो एक पार्टी के खिलाफ ट्वीट करवाते हैं अपने ऑफिशियल हैंडल से। अब आप बताइए कि जब इतना कुछ होगा और इसके साथ हिंदू मुसलमान दिन रात चलेगा, टीसीएस पर मैंने वीडियो बनाया था, कैसे एक महिला को बदनाम किया गया नेशनल मीडिया में, यह सब तमाशा जब चलेगा तो फिर दुनिया में डंका कैसे बजेगा, और बजेगा तो क्या बजेगा। अगर ट्रंप जैसा आदमी हर 15 दिन पर हिंदुस्तान के लिए बदतमीजी वाली कोई बात करेगा और यहां से जवाब भी नहीं दिया जाएगा तो दुनिया में हमारी क्या इमेज बनेगी। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, और इसीलिए इस तरह की बात जब ट्रंप जैसा कोई आदमी करता है तो बेहद गुस्सा आता है। बस दिक्कत यह है कि हम तो अपने चैनल पर उसको कुछ भी कह सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर तो हमारी सरकार ही कुछ कह सकती है। इसलिए सरकार से मैं एक प्रार्थना करूंगा कि देखिए, ईरान से ये बात सीखिए कि जितना दबेंगे वो उतना दबाता चला जाएगा। उठिए और उठ के जवाब दीजिए उसको। हिंदुस्तान की सारी जनता आपके साथ है। एक बार फाइनली उसको बोल दीजिए कि यह बदतमीजी बार बार नहीं चलेगी, बहुत हो गया, औकात में रहो। काश हमारी सरकार ये कर पाए। अभी तो हम इतना ही कह सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।